K equals to 2.303 upon T log initial concentration upon final concentration. T half is equals to 0.693 upon K. अरे 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 क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कुछ नहीं है, ये हमारे आज के टॉपिक के फॉर्मूले हैं जो हमको बहुत काम आने वाले हैं। तो जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है निखिल दुबे। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। आज क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स में हम लेकर आए हैं हमारा अगला लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने जीरो ऑर्डर के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर में। आज बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जो है वो हमें सिलेबस में मेंशन्ड है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने पढ़ा है उसमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हमें सिलेबस में मेंशन्ड है। तो आज फर्स्ट ऑर्डर जो का केमिकल रिएक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाएं, चाहे वो नीट जेईई हो, इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम्स हो, सभी एग्जामों में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्डर। तो ठीक है, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो फर्स्ट ऑर्डर हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले उसका हम जो फॉर्मूला हमने स्टार्ट में किया उसका डेरिवेशन हम करते हैं कि कंसीडर अ रिएक्शन R convert into P. For this chemical reaction, what will be the rate law? Rate minus dr by dt will be equals to K concentration of reactant की पावर 1। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। आर का टर्म एक साथ ले लें, माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल्स टू के डी टी। इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। वी नो वेरी वेल कि dx अपॉन x जो होता है वो होता है नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ x, तो इट विल बी माइनस नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ r इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दें तो ln r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वी नो वेरी वेल कि टाइम के साथ रिएक्टेंट वेरी करता है, तो जैसे जैसे यहाँ टाइम वेरी होगा वैसे वैसे R का वैल्यू चेंज होगा। तो टाइम को अगर हम x पैरामीटर मान लें तो R क्या हो गया? y। वेरिएबल है दोनों, तो टाइम भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, तो R को हमने y मान लिया, t को x मान लिया। ये साथ में हो गया c, तो माइनस के क्या बन गया बच्चों? m। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब अगर इसके लिए हम कर्व ग्राफ को अगर प्लॉट करें, ग्राफ को अगर प्लॉट करें तो ग्राफ क्या बनेगा? एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया हुआ है? टी को, तो यहाँ पे आ गया टाइम टी। वाई एक्सिस पे लिया है हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। अब आप देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है बट स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, तो इसका जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? विद नेगेटिव स्लोप। अब अगर हमें इंटरसेप्शन पॉइंट निकालना है तो इंटरसेप्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है कि एक्स एक्सिस को क्या मान लें? 0। तो अगर टी का वैल्यू 0 हो जाए तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर है, रिएक्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब तक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तब तक रिएक्टेंट जितने भी हमारे पास हैं उतने बचे रहेंगे। तो आर की वैल्यू जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो R0 क्या हो गया यहाँ पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैल्यू को पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? C इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ln R0। C का वैल्यू फिर अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो क्या बनेगा? ln R बराबर माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ R0। तो ये ही क्या था? C। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बना? ln R0। इसका मतलब
जब t जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये लाइन इस y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट होगी, ln r0 पे। तो इंटरसेप्शन पॉइंट हमारा कितना आ गया, ln r0। जीरो ऑर्डर में हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ r0 आता है, बट फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाता है, नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ r0। स्लोप अभी भी यहाँ पे कैसा है, -k ही है। क्लियर है? तो ये पहला ग्राफ जो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो क्या बन गया, ln r माइनस ln r0 बराबर कितना हो गया, माइनस ऑफ kt। क्या हो गया, माइनस ऑफ kt। ये इधर चला गया तो ln r माइनस ln r0 बराबर माइनस kt। माइनस साइन इधर दे दें तो क्या बन जाएगा, ln r0 माइनस ln r इज इक्वल्स टू kt। इसको क्या लिख सकते हैं, ln log a माइनस log b कितना होता है, log a अपॉन b। ln r0 बाय r इज इक्वल्स टू kt। क्लियर है? ln r0 अपॉन r इज इक्वल्स टू कितना हो गया, kt। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन t ln r0 बाय r। अब नेचुरल लॉगरिथमिक को जब भी बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है LOG में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है विथ 2.303। तो ln को जब हम LOG में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t एंड इज ln विल कन्वर्ट्स इनटू द LOG, इट विल बी r0 बाय r। तो सेकंड फॉर्मूला k का क्या बन गया, जो हमें बार बार इस्तेमाल आने वाला है, रेट कांस्टेंट फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉगरिथमिक ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। नोट कीजिए इतना। ठीक है, बढ़े आगे। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लें इसको तो क्या बनेगा, kt अपॉन 2.303 विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग r0 बाय r। अब ये फिर वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वेरी नहीं होगा, बट फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ वेरी होता जाएगा। रिएक्शन अगर 10% खत्म हुई है तो रिएक्टेंट कुछ और अमाउंट में कम होगा। 50%, जैसे हमारे पास 100 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है तो 10 मिनट के बाद हो सकता है 100 के कितने रह जाएं, 30 मोल रह जाएं। 70 मिनट्स बाद कितने रह जाएं, 20 मोल्स ही बचें। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम कंज्यूम होता जाएगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, वेरिएबल है। तो इस पूरे टर्म को हम क्या नाम दे दें, y नाम दे दें। सिमिलरली टाइम भी वेरी करेगा तो टाइम को हम क्या दे दें, x दे दें। तो अगर टाइम x है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, स्लोप। अब यहाँ पे c तो 0 है, इंटरसेप्शन पॉइंट क्या हो गया, 0। तो अभी हमने इंटरसेप्शन पॉइंट निकाला था, कैसे निकाला था इंटरसेप्शन पॉइंट, कि जब t बराबर 0 होता है तो लाइन जिस पॉइंट पे कट करता है वो इंटरसेप्शन पॉइंट होता है। तो सिमिलरली अगर c का भी वैल्यू 0 है और इंटरसेप्शन पॉइंट कब निकाला जाता है, जब वो 0 को अप्रोच करता है, तो ग्राफ क्या बनेगा, y कौन है हमारा, log r0 बाय r,
और x क्या है हमारा t, ठीक है। तो t बराबर 0 है तो इंटरसेप्शन भी 0 है, मतलब पॉइंट क्या बन गया 0,0। और स्लोप कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, तो अब रिएक्शन का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। लाइन कहाँ से शुरू होगी, ओरिजिन से, और कैसी होगी इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि स्लोप कैसा है पॉजिटिव। तो इस स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे k अपॉन 2.303। तो यहाँ पे c तो स्लोप कितना है 0, इंटरसेप्शन पॉइंट कितना है 0। तो अब ग्राफ कैसा बनने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। और कैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक इंक्रीजिंग बनेगा। किस किस के बीच में बनेगा, log r0/r और टाइम के बीच में। नोट कीजिए इसे, सेकंड ग्राफ जो हमको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए एक ग्राफ और यहां पे बनता है। क्या लिखा था हमने, ln r बराबर माइनस के टी प्लस क्या बना था ln r0। इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ln r अपॉन में r0 इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, तो एंटी लॉग में क्या होता है बच्चों कि जैसे लिखा है नेचुरल लॉगरिथमिक ऑफ x बराबर 5, तो इसका पावर, इसका बेस कितना है e। तो एंटी लॉग लेने पे क्या होगा, जो भी बेस होगा उस बेस के पावर में वो वैल्यू चली जाएगी। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर 5, तो एंटी लॉग लेने पे ये लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बेस है इस बेस में ये नंबर पावर में चला जाएगा। जिसे अगर यहाँ पे हमारे पास होता log y इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ बेस कितना है 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। तो सिमिलरली एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ बेस कितना है e, तो r अपॉन r0 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस के टी। r अपॉन r0 विल बी व्हाट, e की पावर माइनस के टी। अगर इसका आप ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे अगर r अपॉन r0 का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये हमें दिख रहा है कि एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, और वो भी कैसा है नेगेटिव के साथ, मतलब डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है इस तरीके से। तो बच्चों ये तीनों ही ग्राफ जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ है। तो ग्राफ का क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जा सकता है। तो r इज इक्वल्स टू r0 इक्वल्स टू e की पावर माइनस के टी, ये इसका ग्राफ हो गया। ये के टी अपॉन 2.303 बराबर लॉग r0/r का ग्राफ है, और ये वाला किसका है, log r बराबर माइनस के टी प्लस सी। तो ये इस फर्स्ट ऑर्डर से ऐसे 3 ग्राफ बने जा सकते हैं। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए अब देखते हैं हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम। हमने कहा था कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसपे किसी रिएक्शन का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना हो जाए, अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाए। कि वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए, अपने इनिशियल वैल्यू का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाए, वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, उसका हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो वेरी वेल कि k इज इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन t लॉगरिथमिक ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो टाइम हो जाएगा टी हाफ, और टी हाफ जब होगा तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या हो गया 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग r0 इनिशियल, फाइनल में क्या रख देंगे r0/2, r0 से r0 कैंसल,
तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो 2.303 अपॉन में टी हाफ कितना हो गया ये log 2। log 2 का वैल्यू बच्चों होता है 0.3010, log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय टी हाफ। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा इट विल बी 0.693 अपॉन टी हाफ। तो k बराबर क्या हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाफ लाइफ टाइम है बच्चों वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल में नहीं है, रिएक्टेंट के टर्म्स में नहीं है। टी हाफ सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, k पे डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेट कांस्टेंट पे। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर यहाँ पे हम टी हाफ और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में अगर ग्राफ बनाए तो इट विल बी अ कांस्टेंट ग्राफ। कैसा बनेगा, ये कांस्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि टी हाफ जो है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर में याद रखेंगे कि जो टी हाफ है कि हाफ लाइफ टाइम टी हाफ डू नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant. टी हाफ डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो आपको याद होने चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि इस हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ इथीन पे डिपेंड करता है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिर्फ इथीन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल जितने रेडियो एक्टिव डीके हैं जहां पे कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव डीके कहलाता है। उन सब केस में रिएक्शन कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। जैसे रेडियम का डिकम्पोजिशन है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम और रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे बाहर निकल रहा है। जो हीलियम है इट इज इक्विवेलेंट टू अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस में से बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियस का डीके हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। Decomposition of N2O5 and N2O और ऑल्सो सम एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ वो कंसिडर कर रहे हैं जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि एनसीईआरटी से ही नॉर्मली पेपर एग्जाम में आता है। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, रेडियो एक्टिव डीके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो एक्टिव डीके काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O जो है वो भी क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। नोट कीजिए इसे। चलिए अब बच्चों क्या हुआ कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा गैस हो जाए, क्या हो जाए, गैस हो जाए, तो हमें अच्छे से पता है कि पीवी बराबर होता है एनआरटी। P बराबर क्या हो जाएगा, N/V इंटू RT, आइडियल गैस इक्वेशन से। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी। तो P बराबर क्या बन गया, मोलैरिटी R इंटू T। T अगर कांस्टेंट हो जाए और R तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो जैसा अभी हमने फॉर्मूला देखा रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर में, क्या देखा, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे इट मे बी इक्वल टू इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म और प्रेशर का टर्म क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या रखा जा सकता है, प्रेशर रखा जा सकता है।
पर जैसे ही यहाँ पे हम प्रेशर के टर्म की बात करेंगे एक गड़बड़ होने वाली है। क्या होने वाली है? एक गड़बड़ होने वाली है। देखिए क्या होगा कि एक रिएक्शन कंसीडर करें जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। तो ए भी गैस है और बी और सी भी क्या है? गैस। जब टी बराबर 0 होगा, मतलब जब रिएक्शन जो है शुरू ही नहीं है, तब तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। जो भी प्रेशर ए लगा रहा है वो क्या हो जाएगा? इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो जो भी गैस ए ही गैस है और वो ए गैस ही क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी। मतलब इनिशियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ए किस में कन्वर्ट होने लगेगा? बी और सी में। जैसे रिएक्शन 10 मिनट हो गई, तो अगर रिएक्शन 10 मिनट हो गई है तो उस 10 मिनट के बाद बी और सी भी बन चुके हैं। तो अब उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर है वो ए के कारण भी होगा, वो बी के कारण भी होगा और वो सी के कारण भी होगा। पर हमने फॉर्मूले में देखा कॉन्सेंट्रेशन के कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया है और कॉन्सेंट्रेशन भी किसका लिया है? रिएक्टेंट का ही लिया है। कौन सा? फाइनल। पर अगर यहाँ पे हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे आफ्टर सम टाइम टी, तो यहाँ जो फाइनल प्रेशर है उस फाइनल प्रेशर में ए भी है, बी भी है और सी भी है। बट हमें तो फॉर्मूले में क्या चाहिए? इनिशियल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का। फाइनल प्रेशर किसका? रिएक्टेंट का। हमें प्रोडक्ट का तो प्रेशर चाहिए ही नहीं। तो जो फाइनल प्रेशर ऑफ ए है वो कैसे निकाला जाए? वो यहाँ पे अब निकालना हमें पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई कि ए, बी और सी सारे हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है? गैस है। तो जैसे ही टाइम के बाद प्रोडक्ट बनने चालू होंगे तो जो फाइनल प्रेशर इस कंटेनर के अंदर लगेगा वो ए के कारण भी होगा, वो बी के कारण भी होगा और वो सी के कारण भी होगा। बट फॉर्मूले में चूंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का ही है, फाइनल भी और इनिशियल भी, तो यहाँ भी इनिशियल प्रेशर भी किसका होना चाहिए? रिएक्टेंट का। और फाइनल प्रेशर भी किसका होना चाहिए? रिएक्टेंट का। बट फाइनल प्रेशर में यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ कौन इन्वॉल्व हो गए? प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो गए। तो हमें यहाँ पे फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकाला जाता है, चलिए समझते हैं इस चीज को। कंसीडर करें हम कि एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में। इनिशियल प्रेशर ए का मान ले कितना? पी ए। अब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो बी और सी का प्रेशर कितना होगा? 0। इसका मतलब 8 टाइम टी 0। पी आई किसके बराबर हो गया? पी ए के बराबर। इनिशियल प्रेशर किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। अब किसी टाइम टी पे क्या होगा? इस पी ए का प्रेशर तो कम होगा, अरे ये प्रेशर तो रिड्यूस होगा। रिएक्टेंट कम होंगे तो रिएक्टेंट का प्रेशर कम होने वाला है। तो हमने मान लिया कितना कम हो रहा है रिएक्टेंट का प्रेशर? x कम हो रहा है। तो पहले पीए था, अब कितना बचेगा? पीए माइनस एक्स। और जितना ये कम हुआ है उसके स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से ये बढ़ेगा। तो अगर ये x कम हुआ है तो ये दोनों कितने हो गए? x बढ़ गए। तो P टोटल कितना हो गया? 8 टाइम T। P टोटल कितना हो गया? इन तीनों को सम कर दें, कितना हो गया? पी ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। पी ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पी टोटल माइनस पी ए। मतलब हमें ये पता चल गया कि यहां से कितना कम हो रहा है, ये कम की वैल्यू पता चल गई। बात समझे जरा। हमें एक्स पता करना था कि जैसे हमारे पास इनिशियल जो प्रेशर की वैल्यू थी वो थी 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। टोटल कितनी थी? ये इनिशियल कितनी थी? 2 एटीएम। बट प्रोडक्ट बनने के बाद टोटल कितना आ गया? 4 एटीएम। कितना आ गया? 4 एटीएम। तो अगर हमें ये पता चल जाता, क्या पता चल जाता कि यहां कमी कितनी आई है, तो हमें समझ में आ जाता कि कितना है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? पी टोटल माइनस पी ए।
इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो 8 टाइम t, प्रेशर ऑफ A कितना है PA माइनस एक्स। देखो ये t बराबर 0 पे था मतलब इनिशियल, और ये हमारा फाइनल, किसी टाइम t पे फाइनल प्रेशर हो गया PA माइनस एक्स। तो x की जगह क्या पुट वैल्यू आ जाएगी PA माइनस P टोटल, माइनस PA है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस PA, तो कितना हो गया ये 2PA माइनस P टोटल। मतलब फाइनल प्रेशर की जो वैल्यू है 8 टाइम t आफ्टर टाइम t, वो कितना हो गया 2PA माइनस P टोटल। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K फॉर दिस, इट इज 2.303 इनिशियल लॉग, इनिशियल प्रेशर कितना PA, फाइनल प्रेशर कितना हो गया ट्वाइस ऑफ PA माइनस P टोटल। इस फॉर्मूले को हमें सीधे सीधे याद रखना है, पर यह फॉर्मूला सिर्फ इस इक्वेशन के लिए लग सकता है जब A जो है वो कन्वर्ट हो रहा हो किसमें B प्लस C में, कि जब एक गैसियस रिएक्टेंट दो गैसियस प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो, उसी कंडीशन में इस फॉर्मूले को सीधे लगाया जा सकता है। अदरवाइज हमें यहाँ पे इस चीज का यूज करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हमें सीधे क्वेश्चन में एक गैसियस रिएक्टेंट है और दो गैसियस प्रोडक्ट है तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे K इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग PA अपॉन 2PA माइनस P टोटल। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए अगला आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों स्यूडो का जो मतलब होता है वो मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है फॉल्स। जैसे कभी कभी हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, हम समझते हैं पर हम होते नहीं है, है ना। नहीं, आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तो अपनी बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि स्यूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स। हम कभी कभी किसी को देख के प्रिडिक्शन बना लेते हैं कि कोई टीचर अगर बहुत हमें डांटता है इसका मतलब वो बहुत खराब है, वो हमारा जो है अच्छा नहीं करना चाहता, बट ऐसा नहीं है। टीचर को कभी किसी स्टूडेंट से कोई पर्सनल ऐसा इंटेंशन नहीं होता है ना। देखिए टीचर वो चीज है जो दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझ के प्यार करता है ना, जबकि उनको कोई ऐसा उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई अच्छा अगर IAS IPS बन गया तो बोलेगा कि हाँ हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था तो हम उन्हें क्या करें, थोड़ा सा अपनी सैलरी में से 10% उनके अकाउंट में डालते जाएं। बट टीचर सोशल कॉज है, टीचिंग एक सोशल कॉज है। ठीक है, तो कोई पर्सनली कभी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं लेता, इंटेंशनली नहीं लेता। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्स, है ना। जैसे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ अगर एस्टर की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो रिएक्शन क्या बनेगी CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट ले लें और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो ऑन हाइड्रोलिसिस किस में कन्वर्ट होता है, याद कीजिए CH3COOH एसिटिक एसिड और साथ में बनाएगा एल्कोहल C2H5OH। अब अगर हम ये मान के चलें कि हमारे पास वाटर के जो है स्टार्टिंग में 10 मोल्स हैं और जो एस्टर है वो है 0.01 मोल, 8 टाइम T इक्वल्स टू 0। तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो इनके मोल कितने बनेंगे बच्चों, 0 मोल बनेंगे। कितने बनेंगे, 0 मोल बनेंगे। अब यहां आप देख पा रहे हो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कि 0.01 तो बहुत कम है, मतलब एस्टर जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा केमिकल रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट सिर्फ कितना बनेगा 8 टाइम T, आफ्टर सम टाइम T क्या होगा, एस्टर के मोल्स कितने हो जाएंगे 0। अब अगर ये 0.01 खत्म हो गए हैं तो ये कितना बचेगा 9.99 मोल बचेंगे और प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे 0.01 और 0.01।
अब अगर हम इस इक्वेशन के लिए रेट लिखें तो रेट बराबर क्या बनेगा बच्चों, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। आप वाटर का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना है 10, आफ्टर रिएक्शन आफ्टर टाइम t कितना हो गया 9.99। तो क्या 9.99 को अप्रोक्सीमेटली 10 कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। इसका मतलब ये जो वाटर की टर्म है ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो k कांस्टेंट था, H2O भी कांस्टेंट हो गया, ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे k डैश CH3COO C2H5, जहां पे k डैश बराबर क्या होगा बच्चों, k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो देखिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं, बट बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन अ वेरी मच एक्सेस अमाउंट, कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में था, एक्सेस अमाउंट में होने के कारण आफ्टर द रिएक्शन वो कैसा रहा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों ने मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लिया है, इसके कारण ये रिएक्शन क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर बन गई, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर कितना है 1। तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी नहीं, बट बिकॉज कोई भी एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होने के कारण उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, इसलिए रिएक्शन क्या बन गई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो एक एग्जांपल तो आपने देख ही लिया, एक और एग्जांपल जो आपको बुक में गिवन है वो है इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये भी क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है कि जब C12H22O11 रिएक्ट करता है H2O के साथ तो इट गिव्स सुक्रोज एंड ग्लूकोज। ये रिएक्शन भी क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। ये रिएक्शन भी कौन सी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में, कि वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन इट इज इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, जिससे वो रिएक्शन क्या बन जाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? तो ये बच्चों 3 टाइप के थ्योरेटिकल पार्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर में करना है। पहला तो डेरिवेशन वाला पार्ट, जो फॉर्मूला K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। अगर हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर गैसियस आ जाए और गैसेस में भी अगर इस कंडीशन में है कि एक रिएक्टेंट है और 2 गैस है, तो ये सीधा फॉर्मूला हमें याद रखना है, K इक्वल्स टू 2.303 लॉग PA अपॉन 2PA माइनस P टोटल। फिर अगर कोई एक रिएक्शन में कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है तो वो रिएक्शन कौन सी बन जाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इतना ये थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, आया इतना समझ में, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छे खासे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, बढ़े आगे। चलिए आ जाओ भाई, PYQs आ जाओ। अब यहां पे थोड़ा सा आपको लॉगरिथमिक पता होना चाहिए, है ना, क्या पता होना चाहिए, लॉगरिथमिक आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पे, लॉग A इंटू बी बराबर होता है लॉग A प्लस लॉग B, लॉग A अपॉन B बराबर होता है लॉग A माइनस लॉग B। और अगर लॉग बेस 10 और यहां 10 आ जाए तो ये कितना होता है, 1 होता है। और लॉग A की पावर B बराबर होता है B लॉग A। क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलिए जी, करते हैं क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 80 मिनट्स। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% कंप्लीट होती है कितने मिनट में, 80 मिनट में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K। चलिए पहले पार्ट से तो निकाल लेते हैं, K निकाल लें कि K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। टाइम हमें दे दिया है सर जी 40 मिनट्स का, कितना दे दिया है, 40 मिनट्स का।
सॉरी 80 मिनट्स का कितना दे दिया है टाइम हमें 80 मिनट्स का। लॉग, अब समझिए रिएक्शन 40% कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी, कितनी बची? अगर 100% है, 100% में से 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो कितनी बची? 60%। तो इनिशियल तो 100%, किसका 100%? R0 का। तो किसी भी सब्सटेंस का कोई 100% मतलब कितना? 100/100 तो 1, तो यहाँ R0 का R0। अब फाइनल में बचा हुआ लेते हैं, क्या लेते हैं? बचा हुआ। जो दिया है वो नहीं लेते हैं, बचा हुआ। आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते आना चाहिए कि उन्होंने क्या दिया है। ठीक है, इतने परसेंट कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी है? 60%। किसका बचा हुआ पार्ट है? R0 का। तो R0 का यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 60% रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो R0 से R0 कैंसल, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 10 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी व्हाट? 2.303 अपॉन 80। लॉग कितना हो गया? 10/6। अभी हमने देखा लॉग 10 का वैल्यू तो 1 होता है, बट सीधे लगा सकते नहीं है। पहले क्या लगाएंगे? लॉग A/B। लॉग A/B में यहां क्या बनेगा? लॉग 10 माइनस लॉग 6, तो 2.303 अपॉन में 80। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब लॉग 6 हमें दे के रखा है 0.7782, तो कितना हो गया? 0.7782। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस, हमें तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा क्योंकि इतना तो समय नहीं है, 0.7782। तो 1 माइनस 0.7782 कितना हो गया? 2.303 अपॉन में 80, मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो इट इज 0.2218। 0.2218 डिवाइडेड बाय 80 और मल्टीप्लाई बाय 2.303। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इट विल बी के का वैल्यू आ रहा है 0.0063। इसका मतलब कितना हो गया? डेसिमल को लेके जाएं तो 6.3 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या बन जाएगी? मिनट इनवर्स। क्लियर है? तो ये पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। फिर बोलते हैं कि इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। तो बच्चों जब तक किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक रेट कांस्टेंट के की वैल्यू बदलती नहीं है। मतलब 40% के लिए जो के का वैल्यू आया है वही वैल्यू किसके लिए होगा बच्चों? किसके लिए होगा? 100% के लिए भी होगा, 70% के लिए भी होगा, 90% के लिए भी होगा। पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो फॉर सेकेंड पार्ट क्या कर लें? सेम फॉर्मूला फिर लगा दें कि K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बच्चों? R0। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखो 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो बची कितनी है? 10%। किसकी? इनिशियल की। तो R0 इंटू 10/100। ठीक है, R0 से R0 कैंसल, 100 ऊपर चला गया तो कितना बचेगा? केवल 10। के का वैल्यू रख दें 6.3 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स बराबर 2.303 अपॉन में क्या आ गया? टाइम, और यहाँ क्या बचा? लॉग 10। तो टाइम बराबर कितना हो गया? 2.303 डिवाइडेड बाय 6.3 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? मिनट में उसका टाइम होगा। क्लियर है? आया इतना समझ में? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट तब तक नहीं बदलता जब तक वहां पे टेम्परेचर ना आए। ठीक है, नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे।
द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टू इट्स 1/16. बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपके है ना इंग्लिश के रीडिंग स्किल की जो है एग्जामिनेशन होती है. फिर से समझना क्वेश्चन. द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स. इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, के का वैल्यू दे दिया कितना, 60 सेकेंड इनवर्स. हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम भी लेगा किस चीज में. अब देखो, टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू. मतलब क्या दे दिया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का कितना है, 1/16 है. अब अगर आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे कि 1 में से 1/16 पूरा हो गया है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है. क्या लिखा है कि इनिशियल का फाइनल कितना हो चुका है, 1/16. मतलब जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. तो वैल्यू क्या पुट करेंगे, के की जगह तो रख देंगे 60 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू कितना, 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल R0 और फाइनल इनिशियल का कितना हो चुका है बच्चों, 1/16. कितना हो चुका है, 1/16. तो R0 से R0 कैंसल, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में 60 इंटू क्या बचेगा, log 16. क्या बचेगा, log 16. ठीक है जी, log 16 को हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 16. log 16 को क्या लिखा जा सकता है, log 2 की पावर 4. तो कितना हो गया ये, 2.303 अपॉन 60, पावर आगे आ जाती है तो 4 इंटू log 2. log 2 का वैल्यू अभी हमने लिखा था कितना होता है, 0.3010. 4 से 60 कटा तो कितना आ गया, एक्सक्यूज मी, डिवाइड बाय 15. इसका वैल्यू होता है 0.693 डिवाइड बाय 15. यूनिट चल रहा है सेकेंड है ना, जो कि सेकेंड इनवर्स था. अब डिवाइड कर लें तो 0.693 डिवाइडेड बाय 15 विल बी इक्वल्स टू 0.0462. तो ये हो गया 0.0462 सेकेंड. इट विल बी योर आंसर. क्लियर है. तो यहां पे हमने माइनस नहीं करा है क्योंकि क्या दिया था, ऑलरेडी उन्होंने लिखा है कि इट्स अ 1/16 वैल्यू. जो भी रिएक्टेंट है वो इनिशियल का कितना हो गया है, 1/16 हो गया है. क्लियर है, आया समझ में. बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 20%. कैलकुलेट टी हाफ. चलिए जी कर लेते हैं. हमें पता है कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाय के. बट यहाँ पे हमें के गिवन नहीं है, तो सबसे पहले के निकाल लें. तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन R. 2.303 अपॉन में टी 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 30 मिनट्स लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0. कितना रिएक्शन खत्म हो गया है, 20% खत्म है. तो बचा कितना, 80% बचा. तो 80/100 ऑफ R0. R0 से R0 कैंसिल, तो कितना हो गया ये, 2.303 अपॉन में 30 लॉग 10/8. तो 2.303 अपॉन में 30, इसको लिख सकते हैं हम log 10 माइनस log 8. क्लियर है. तो क्या बन गया, 2.303 अपॉन में 30 log 10 का वैल्यू 1. 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, पर हम सीधे निकाल लेते हैं इसको. कितना हो जाएगा ये,
3 इंटू 0.3010। चलो ऐसा कर लो, 1 माइनस लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 3, तो इट विल बी व्हाट 2.303 अपॉन में 30, 1 माइनस 3 लॉग 2 कितना होता है 0.3010, तो इट विल बी 2.303 अपॉन में 30, 1 माइनस कितना हो गया ये 0309 पॉइंट, तो कितना बच गया, विल बी इक्वल्स टू 2.30 अपॉन 30 इंटू 0.0070, इसको कर दें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 0.0070 इंटू 2.303, ये आया 0.016121, 0.016121 डिवाइडेड बाय 30, इसको डिवाइड बाय 30 कर दें तो डिवाइड बाय 30 अगर हम करें तो इट विल बी 5.37 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया हमारा k का वैल्यू। तो t हाफ निकालने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 5.693 अपॉन 5.37 इंटू 10 की पावर -4, और जो भी सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर आ जाएगा इन सेकेंड्स। क्लियर है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बोर्ड वाले थोड़ी कैलकुलेशन टाइम वेस्टिंग के लिए भी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है, बट अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, show that for a first order reaction time required for completion of 99% of reaction is twice the time required for completion 90%। अरे वाह, आपको प्रूव करना है कि टाइम कंप्लीशन फॉर 99% इज ट्वाइस ऑफ टाइम कंप्लीशन ऑफ 90%, इसको आपको प्रूव करना है। चलिए जी लगा देते हैं फॉर्मूला, अब सीधे लिखते हैं k बराबर 2.303 अपॉन 99%, तो लॉग इनिशियल में कितना R0, अगर 99% खत्म हो गई है तो कितने परसेंट बच गई है, केवल 1% बची है, तो R0 से R0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t 99% लॉग 100, लॉग 100 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 2 आगे ले लें तो इट विल बी 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय t 99%, और लॉग 10 कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। सिमिलरली 90% के लिए निकाल लें तो क्या बन जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t 90% लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R0, 90 खत्म हो गया है तो कितना बचेगा 10% बचेगा, तो R0 इंटू 10/100, R0 से R0 कैंसिल, ये कटा तो 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो k बराबर कितना हो गया 2.303 ट्वाइस ऑफ t ऑफ 90% इंटू क्या हो गया log 10, log 10 कितना होता है 1, तो इट विल बी व्हाट k बराबर 2.303 अपॉन t ऑफ 90%। अब हमने कहा था कि जब तक टेम्परेचर ना बदले k सेम, तो दोनों के LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएंगे सेम, तो यहाँ लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों सेम कर दो, तो इट विल बी 2 इंटू 2.303 अपॉन t 99% विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में t 90%, तो 90 ये तो सब कैंसल, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या बचा t ऑफ 99% विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t ऑफ 90%, ये इसका आंसर। क्लियर है?
हैंस प्रूव्ड लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, थोड़ा हम देखते भी रहें कि हमारा रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं। बढ़े आगे बच्चों। Following data are obtained for the reaction N2O5 gives 2NO2 plus half O2. Show that it follows first order reaction. देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये है ना, अगर ये है, तो ये जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए जब भी हम k का वैल्यू निकालेंगे तो वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वैल्यू सेम आना चाहिए। जे से निकाल लेते हैं, इन दोनों को ले लें, स्टार्टिंग वालों को, तो फॉर्मूला लगा दें, k बराबर 2.303 अपॉन टी, फाइनल टाइम 300, इनिशियल टाइम 0, तो कितना हो गया? 300 माइनस 0 मतलब 300 इनटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 मर गया, ये गया तो कितना आ गया? लॉग 2। अभी इसको सॉल्व नहीं करते, हम देखते हैं कि क्या ये सेकंड के लिए भी आएगा। 2.303 अपॉन 300 इंटू लॉग 2। ठीक है जी, अब इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो इसके लिए के निकाले, के बराबर क्या आएगा? 2.303 अपॉन टाइम कितना है? फाइनल 600, इनिशियल 300, तो 2.303 अपॉन 300 इंटू लॉग इनिशियल है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, फाइनल है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, से माइनस 2 गया, 0.4 से गया लॉग 2। मतलब दोनों के क्या है? सेम। बोथ के आर सेम फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, so it follows first order reaction, so it follows first order reaction। अब टी हाफ निकालने के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2.303 लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 डिवाइडेड कितना? 300, ये होता है जी 0.693 डिवाइडेड बाय 300। इसको अभी ऐसा ही रख लें, है ना। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो 0.693 के की जगह वैल्यू पुट करते हैं कितनी? 0.693 डिवाइडेड बाय 300, 300 कहाँ आ जाएगा? ऊपर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 300 सेकेंड विल बी इट्स हाफ लाइफ टाइम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 300 सेकेंड क्या होगा? इसका हाफ लाइफ टाइम होगा। क्लियर है जी? उतार लीजिए। बढ़े आगे साहब। For the first order thermal decomposition reaction, the following data were obtained. This calculator it। ओके जी, देखो जी, ये भी गैस और ये भी गैस, मतलब कौन सा क्वेश्चन आ गया? गैसियस वाला, है ना। क्या ये उस फॉर्म में है? अरे वाह, ये उस फॉर्म में है। किस फॉर्म में? कि ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी। क्या फॉर्मूला लगाया था उसके लिए हमने? k बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग पी आई अपॉन क्या था? पी टोटल माइनस 2 PI, यही था ना। PI मतलब क्या? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो ए का मानते थे हम। चेक कर लेते हैं एक बार, तो बोलोगे सर गलत करा दिया आपने, वैसे सही है। ये देख लेते हैं कि पी ए अपॉन 2 PA माइनस पी टोटल,
देखा, इट्स अ 2 pi माइनस पी टोटल। बोले सर गलत करा देते आप। हाँ हाँ हाँ, इट्स अ 2 pi माइनस पी टोटल। देखो बच्चों, जीरो पे टोटल प्रेशर 0.30, मतलब जीरो पे कुछ और होता ही नहीं है, मतलब ये इनिशियल प्रेशर है, और आफ्टर 300 ये टोटल प्रेशर है। बस वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में 300, लॉग पी आई की जगह रख दो 0.30, 2 pi है तो 0.30 का हो जाएगा 0.60 माइनस कितना 0.50, टोटल कितना बच गया 2.303 अपॉन 300 लॉग 0.30, 60 में से 50 गया तो 0.10, जीरो से जीरो नहीं पड़ गया, पॉइंट से पॉइंट नहीं पड़ गया, लॉग 3 तो विल बी इक्वल्स टू कितना 2.303 डिवाइडेड बाय 300 लॉग 3 का वैल्यू गिवन है 0.4771, मल्टीप्लाई मार देते हैं 0.4771 इंटू 2.303, 1.098, it will be 1.098 total divided by 300, total divided by 300, 0.003, it will be 0.003। ठीक है, यूनिट क्या बन जाएगी सेकेंड इनवर्स। अब आप ये ना सोचना कि सर कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो सर को कैलकुलेशन नहीं आती है, आती है पर समय लग जाएगा, तो हम समय बचा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमारा ए बी और सी के फॉर्म में सीधे गिवन है तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे 2.03 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 pi माइनस पी टी। क्लियर है, बढ़े आगे। For the hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution, the following results are obtained. Show that it follows pseudo first order reaction as the concentration of water remains constant. Calculate the average rate of reaction between the time interval 10 to 20 second. Very good. चलिए जी, फर्स्ट पार्ट कर लें कि फर्स्ट ऑर्डर दिखाना है तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो k बराबर 2.303 अपॉन में t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। टाइम देखें तो 10 और 0 तो कितना बनेगा 2.303 अपॉन में 10 लॉग इनिशियल कितना है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन 0.10, फाइनल कितना है 0.05, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया log 2। इसको अभी ऐसा ही रहने दें, बाद वाले को देख लेते हैं। सेकेंड इन दो के लिए हम कैलकुलेट कर लें, k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303, टाइम कितना है 20, यहाँ कितना है 10, तो 20 माइनस 10 कितना 10, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, इनिशियल मतलब अब क्या 10 मिनट्स पे जो है, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 20 मिनट वाला तो 0.025। यहाँ चाहो तो 0 लगा दो, लगा दें तो कितना आ जाएगा ये भी 2। दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, मतलब इट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर, शो कर दिया हमने, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है जी। अब एवरेज रेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है डी आर बाय डी टी बराबर के कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ले लेते हैं CH3 COO मतलब के का वैल्यू निकालना पड़ेगा जी। के का वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा log 2.303 इंटू कितना हो गया इंटू log 2 इज 0.3010 डिवाइड बाय 10, तो ये होता है 0.693 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना हो गया 0.693 डिवाइडेड बाय 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO हम ले लें, किस पे ले लें 0.10 पे ले लें इंटू 0.10, तो कितना हो जाएगा ये
किसी पे भी करके देख सकते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी 10 तो ठीक है। 0.10 से ये और ऊपर चला जाएगा तो -1 बन जाएगा 0.1, तो इट विल बी 0.693 इंटू 10⁻³ कितना हो गया मोलर पर सेकेंड। क्लियर है, आया समझ में? तो यहाँ पे एवरेज रेट अच्छा हमें इंटरवल भी गिवन है। ओहो, इंटरवल भी गिवन है 10 to 20, हमने गलती कर दिया इसको। इंटरवल है तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस तो निकालना ही नहीं है, तो dr/dt बराबर क्या बन जाएगा? इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 डेल्टा R। 10 to 20 था तो 0.025 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10 कितना 10। इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, उसका एवरेज रेट होगा। क्लियर है, बढ़े आगे। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of, देखिए ये है रिएक्शन SO2Cl2 decomposed on SO2 plus Cl2। फिर वही है, A कन्वर्ट हो रहा है B प्लस C में, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि K बराबर 2.303 log PI अपॉन 2PI माइनस PT, तो अपॉन में T। 2.303 टाइम कितना है 100 माइनस 0 मतलब 100 लॉग इनिशियल वैल्यू है 0.4, ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.7, 2PI तो 2 इंटू 0.4 0.8, तो इट विल बी 2.303 अपॉन 100 लॉग क्या बचा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा तो log 4। log 4 का वैल्यू चलो नहीं लिखते हैं, 2.303 इंटू 2 log 2, log 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं तो पावर आगे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 100, 2 से 100 गया तो कितना 50, log 2 होता है 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 50, तो इट विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बढ़े आगे। चलिए, show that a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life time of the reaction। देखिए बच्चों, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब कितना होता है T 50%, है ना? तो बोल रहा है कि ये 10 गुना होता है जब 99% रिएक्शन कंप्लीट होती है, कि T 99% बराबर 10 टाइम्स ऑफ T 50%। तो वी नो वेरी वेल, क्या क्या जानते हो बताओ हाफ लाइफ टाइम से, कि K बराबर कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाय T 50%। 99% के लिए निकाल लें, K बराबर 2.303 अपॉन T ऑफ 99% लॉग इनिशियल R0 99% रिएक्शन 99.9%, ओह माय गॉड 99.9%, 99.9%। तो अगर 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई है तो बची कितनी है 0.01% ऑफ R0। क्लियर है जी? जीरो 0.1% बचेगी ना। 99.9
इसको अगर 100 में से हम माइनस करें तो ये आएगा 1, ये हो गया 0, तो कितना बचा 0.1। ठीक है, तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी ऑफ 99%। यहाँ पे आ जाएगा 0.1, R0 से R0 कैंसिल, तो लॉग 100 अपॉन में 0.1, इसको हटाया तो आ गया 1000। क्लियर है? बोले सर ऑल क्लियर है। अरे भाई ऑल क्लियर ना करना, तो अगले साल फिर 12 देनी पड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 2.303 डिवाइडेड बाय टी ऑफ 99%। लॉग 1000 को लिखा जा सकता है लॉग 10⁻3। इसको आगे ले आए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2.303 ऑफ टी 99%, लॉग 10 हो गया 1। अब दोनों केस सेम है तो इक्वेट कर देते हैं साहब, बराबर कर दें तो मल्टीप्लाई कर दें तो 909.6 डिवाइडेड बाय टी ऑफ 99%, और ये कितना है 0.693 टी ऑफ ये 99.9 टी ऑफ 50%। अगर हम केवल इसको क्या करें, यहां डेसिमल शिफ्ट करें तो कितना बच जाएगा, इसको हम इधर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा 0.69, बाकी को गोली मारो इंटू 10, आंसर मिलाना है टी ऑफ 99% बराबर यहाँ भी गोली मारो 3 को, तो 0.69 अपॉन टी ऑफ 50%। 0.69 से 69 मर गया, दोनों को गोली मार दी हमने इसलिए, तो क्या बच गया टी ऑफ 99% बराबर 10 टाइम्स ऑफ टी ऑफ 50%। ठीक है बच्चों, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो, वाह 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 वाह, आपकी फेवरेट स्लाइड। तो ये था बच्चों ओवरऑल लेक्चर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें लगभग सारे सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स, सारे टाइप के न्यूमेरिकल हमने कवर कर लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।